नमस्कार बच्चों, उम्मीद करता हूँ आप बहुत अच्छे हो, अपना ध्यान रख रहे हो। दोस्तों, लास्ट कुछ दिनों में 4-5 दिनों में मतलब 4+ क्लासेस में हमने एक सीरीज़ चलाया क्लियर योर बेसिक, जो चलता रहेगा थ्रू आउट द ईयर। उसके पैरेलली आज हम एक और सीरीज़ स्टार्ट करने जा रहे हैं। इस पे बात होगी ट्रिक्स एंड स्ट्रेटजीज़ के ऊपर। मतलब आपकी कोई क्वेश्चन आएगा आपके सामने तो उसको अप्रोच कैसे करना है, और ऐसे कौन कौन से शॉर्टकट हो सकते हैं या शॉर्ट कॉन्सेप्ट्स हो सकते हैं जिनको यूज़ करके आप बहुत ही आसानी से ये आंसर कर सकते हो। तो बच्चों, मेरा नाम है अर्नव और चैनल देख रहे हो आप यू लर्न केमिस्ट्री। सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें ताकि जब भी मैं वीडियो लाऊं आपके पास तुरंत नोटिफिकेशन पहुंच जाए। ऐसे ही वीडियोस लाता रहूँगा, आप ज़रूर मेरे साथ बने रहें। चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। तो आज का जो सीरीज स्टार्ट होने जा रहा है वो क्या है? ट्रिक्स एंड स्ट्रेटजीज़। तो क्या ट्रिक और क्या स्ट्रेटजी, इस पे बात करते हैं। दोस्तों, आपको मिला होगा, जिन्होंने थोड़ी बहुत केमिस्ट्री पढ़ रखी है, जिन्होंने आईआईटी की तैयारी स्टार्ट कर दी है, उनको कई सारे चैप्टर्स में मिला होगा ऑक्सो एसिड्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स, ऑक्सो एसिड्स ऑफ फॉस्फोरस, ऑक्सो एसिड्स ऑफ नाइट्रोजन, ऑक्सो एसिड ऑफ सल्फर। ऐसे क्वेश्चन पेपर में आते रहते हैं। इसके बारे में छोटे छोटे पॉइंट्स पूछे जाते हैं आपसे। तो इसको कैसे आप अप्रोच करोगे, किस तरीके से ये बिना ज़्यादा रटे आपको याद आ जाएगा, आप जल्दी से आंसर कर पाओगे, ये तरीका आज सिखाने वाला हूँ आपको। बच्चों, ये जो तरीका है इसको मैंने नाम दिया है 2.3 स्टेप स्ट्रेटेजी। 2 पॉइंट यानी 2 ऐसे पॉइंट होंगे उस एलिमेंट के बारे में जिसका ऑक्सो एसिड आप लिखने जा रहे हो, उसके बारे में वो 2 पॉइंट आपको पता होना चाहिए। यही 2 चीज़ आपको रिमेंबर करने की ज़रूरत है। और 3 स्टेप, अगर ये दोनों पॉइंट पता है तो 3 स्टेप आप फॉलो करोगे, जिसको फॉलो करने के बाद अल्टीमेटली आपका जो ऑक्सो एसिड का स्ट्रक्चर है वो निकल जाएगा। देखते हैं बच्चों, अब वो 2 पॉइंट क्या है। सबसे पहला पॉइंट, वो 2 पॉइंट कौन कौन से हैं? सबसे पहला पॉइंट, जो भी एलिमेंट होगा, मान लो आप फॉस्फोरस का ऑक्सो एसिड निकालने जा रहे हो, तो उसका जो वैलेंसी है, उसका वैलेंसी है वैलेंसी ऑफ सेंट्रल एटम, जिसका हम ऑक्सो एसिड लिखने जा रहे हैं, उस एटम को सेंट्रल एटम कहा जाएगा। सेंट्रल एटम वो होता है जो एक कंपाउंड में सबसे कम नंबर में प्रेजेंट होता है। जैसे कि H2SO4 में एक ही S है तो S होगा इसका सेंट्रल एटम। तो यहाँ पे सेंट्रल एटम का क्या पता होना चाहिए? वैलेंसी पता होना चाहिए। देखो, वैलेंसी कई बार फिक्स नहीं रहता। जैसे कि फॉस्फोरस जो है, इसकी वैलेंसी 3 भी होती है, इसकी वैलेंसी 5 भी होती है। तो कब कौन सी वैलेंसी शो करेगा? अगर 3 वैलेंसी शो कर रहा है तो उसमें लोन पेयर होंगे कि नहीं, ये बातें आपको पता होनी चाहिए। लोन पेयर होगा कि नहीं, ये चीज़ें आपको पता होना चाहिए। ठीक, इसके हाईएस्ट वैलेंसी क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंटली ये पता होना चाहिए आपको। फॉस्फोरस का जैसे हाईएस्ट वैलेंसी कितना है? 5 है। दूसरा पॉइंट है दोस्तों, कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट्स कौन कौन से हैं इसके? ऑक्सीडेशन स्टेट का मतलब होता है ऐसे चार्जेस जिसमें इसके आयन स्टेबल रहते हैं। जैसे कि मैं बात करूं, क्लोरीन का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होता है? क्लोरीन हमेशा -1 के ज़्यादा स्टेबल रहता है, तो क्लोरीन का मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होता है? -1 होगा। तो ये आपको पता होना चाहिए मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट्स क्या क्या होना चाहिए। जैसे कि आप अगर फॉस्फोरस की बात करो, या फॉस्फोरस छोड़िए, आप अगर ऑक्सीजन की बात करें तो क्या होता है? -2 होता है, कभी कभी -1 शो करता है इन केस ऑफ पेरोक्साइड्स। तो ये हो गए इसके स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट्स। फॉस्फोरस की अगर बात करें तो क्या होता है? -3 में भी होता है, +3 में भी स्टेबल होता है वो, +5 में भी स्टेबल होता है। ये 3 ऑक्सीडेशन स्टेट्स हैं
जहाँ पे 3 चार्जेस हैं जहाँ पे फॉस्फोरस सबसे ज़्यादा स्टेबल रहता है। अगर +2 फॉस्फोरस ऐसा ही अगर कंपाउंड बना दो जहाँ पे फॉस्फोरस का ऑक्सीडेशन स्टेट +2 है, तो वो उतना स्टेबल नहीं रहेगा जितना +3 में रहेगा या +5 में रहेगा या -3 में रहेगा। तो दीज आर द मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ फॉस्फोरस। ठीक इसी तरह जिसका भी आप ऑक्सो एसिड लिखने जा रहे हो उसका मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट आपको पता होना चाहिए। दोस्तों आज मैं पी ब्लॉक के ऑक्सो एसिड्स के बारे में बात करेंगे, अगले दिन हम बात करेंगे डी ब्लॉक के ऑक्सो एसिड्स के बारे में, और अल्टीमेटली एकदम अगली क्लास में ही पूरा ऐसा हम प्रैक्टिस कर लेंगे ताकि कोई भी ऑक्सो एसिड आए आप आराम से सॉल्व कर पाओ। तो ये 2 पॉइंट आपको पता होना चाहिए। और 3 स्ट्रेटजीज क्या क्या है। 3 स्ट्रेटजीज ये हैं। सबसे पहले आप निकालोगे नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, और नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन अगर आपने निकाल लिया अल्टीमेटली आप हाइब्रिडाइजेशन निकाल सकते हो। ये तरीका भी दिखाऊंगा। नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन के ऊपर बेस करके आप क्या कर सकते हो, हाइब्रिडाइजेशन निकाल सकते हो। फिर ये रहा आपका पहला स्टेप। सेकेंड स्टेप में बच्चों हम क्या करेंगे, सेकेंड स्टेप में हम देखेंगे कि कितना लोन पेयर होता है इसके लोअर स्टेट में, उतने ही डबल बॉन्ड क्रिएट करेंगे। नंबर ऑफ डबल बॉन्ड्स यहां पे लिख देते हैं यूजुअली, यहां पे भी एक्सेप्शंस है लेकिन वेरी लेस। यूजुअली या जनरली लिख देते हैं। जनरली क्या होता है, नंबर ऑफ डबल बॉन्ड किसके बराबर होते हैं, इक्वल टू द नंबर ऑफ लोन पेयर। ये पुट कर देंगे, क्या लिखेंगे, पुट नंबर ऑफ डबल बॉन्ड्स इक्वल टू द नंबर ऑफ लोन पेयर इन लोएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट। तो ये दूसरी स्ट्रेटेजी होगी। सबसे पहले क्या करेंगे, हाइब्रिडाइजेशन निकालेंगे। हाइब्रिडाइजेशन से स्ट्रक्चर के बारे में थोड़ा बहुत पता चल जाएगा। अगर आपने केमिकल बॉन्डिंग पढ़ा है तो अच्छे से पता होगा। हाइब्रिडाइजेशन अगर निकाल लेते हैं तो थोड़ी बहुत बातें पता चल जाती है स्ट्रक्चर के बारे में। फिर उसमें डबल बॉन्ड होगा कि नहीं, अगर डबल बॉन्ड होगा उतना ही जितना उसके लोएस्ट स्टेट में, जैसे कि यहाँ पे -3 में लोन पेयर प्रेजेंट होगा। तीसरा स्टेप क्या होगा, तीसरे स्टेप में हम क्या करेंगे, हम डबल बॉन्ड वाले में डबल बॉन्ड जितने भी आएंगे उसमें हम पुट कर देंगे कोई बाईवेलेंट एटम। ठीक है, जितना हो सके वो बाईवेलेंट एटम पुट करेंगे। अगर 2 डबल बॉन्ड आ रहा है तो दोनों जगह पे बाईवेलेंट एटम हम पुट करेंगे। नेक्स्ट, और क्या करेंगे बाकी, अगर कोई बाईवेलेंट एटम, इफ bivalent atom comes forms single bond with the central atom, then maintain its valency by adding हाइड्रोजन। ऑक्सो एसिड से या कोई भी एसिड में क्या होता है, हाइड्रोजन प्रेजेंट होता है। तो पहले आप क्या करोगे, जो बाइवेलेंट एटम है, जैसे कि ऑक्सो एसिड के केस में बाइवेलेंट एटम होगा ऑक्सीजन, तो उस ऑक्सीजन को डबल बॉन्ड जितने भी है उसमें पुट कर दोगे। बाकी जो ऑक्सीजन बचेगा उसको सिंगल बॉन्ड के साथ लगाओगे सेंट्रल एटम में। और दूसरा जो वैलेंसी है, उस ऑक्सीजन की वैलेंसी कंप्लीट करने के लिए आप दूसरी तरफ हाइड्रोजन भी लगाओगे। अब तक क्लियर नहीं हुआ होगा, एक एग्जांपल करते हैं, एग्जैक्टली क्लियर हो जाएगा आपको। दोस्तों इसके नोट्स जो है वो मिल जाएंगे, मैं पीडीएफ अवेलेबल करा दूंगा जल्द ही डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। जो गूगल ड्राइव का लिंक है वो लगा दूंगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो। पूरा मॉड्यूल मिल जाएगा किसके बाद क्या करना है, इनके हिसाब भूल गए तो वीडियो तो मौजूद रहेगा, आप दोबारा देखोगे, 3 बार देखो, जितनी बार ज़रूरत पड़े उतनी बार देखो, लेकिन ये तरीका अच्छे से सीख के जाओ, ये बहुत काम आएगा। तो एक एग्जाम्पल करके देखते हैं, एक नोन एग्जाम्पल उठाते हैं। जैसे कि मैं उठा रहा हूँ एग्जाम्पल H3PO4 का।
बहुतों ने रट के रख दिया, इसका स्ट्रक्चर आराम से ड्रॉ कर सकते हैं, पता है मुझे, लेकिन इस तरीके से कैसे करना है। सबसे पहली बात क्या करना है, फॉस्फोरस जो है उसकी वैलेंसी क्या क्या होती है, एक तो 3 हो सकती है, एक 5 हो सकती है। कॉमन वैलेंसी 3 या 5 होती है। चलो देखते हैं, अभी कुछ नहीं पता, आगे देखते हैं। इतना ही पता है बस। फॉस्फोरस का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो सकता है, -3 +3 और +5। चलो ये कॉमन होता है ऑक्सीडेशन स्टेट। यहाँ पे देखते हैं क्या ऑक्सीडेशन स्टेट आ रहा है। ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे निकालते हैं, इसको मान लेते हैं x प्लस ऑक्सीजन का चार्ज क्या होता है, एक ऑक्सीजन का चार्ज होता है -2, तो 4 ऑक्सीजन का चार्ज क्या हुआ 4 × -2। एक हाइड्रोजन का चार्ज क्या होता है +1, तो +3 × +1 आ गया, इक्वल टू ओवरऑल कोई चार्ज है, इसमें कोई चार्ज नहीं, ओवरऑल तो 0। x इक्वल टू क्या आया -8 + 3 यानी -5, x - 5 इक्वल टू 0 आ रहा है, यानी x इक्वल टू 5 आ गया आपका +5। तो ये कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट में ही है, हमको दिख रहा है, कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट में ही आ रहा है। अब आगे क्या करना है, ये वाला ऑक्सीडेशन स्टेट में आ रहा है। आगे क्या करना है, 2 पॉइंट तो हमको पता चल गया। स्टेप 1, पहले स्टेप में क्या करते हैं, इसका जो हाइब्रिडाइजेशन है वो निकालते हैं। और हाइब्रिडाइजेशन निकालने के लिए मैंने क्या कहा था, अगर वैलेंसी भी आपको पता हो, इसकी जो कॉमन वैलेंसी होती है अगर वो आपको पता हो तो आप हाइब्रिडाइजेशन निकाल सकते हैं। या उसका जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है, वैलेंसी से भी दिक्कत हो जाएगी, लेकिन वैलेंस इलेक्ट्रॉन अगर आपको पता है तो आप हाइब्रिडाइजेशन आराम से निकाल सकते हो। तो फास्फोरस का वैलेंस इलेक्ट्रॉन कैसे निकालें, हम पुराने वाले ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में चले जाते हैं। फास्फोरस का क्या होता है, एटॉमिक नंबर 15, तो लिखेंगे 2.8.5। तो आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 5। इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन अवेलेबल है बॉन्ड कराने के लिए, मैक्सिमम 5 इलेक्ट्रॉन अवेलेबल है, तो उसकी वैलेंसी कितनी होगी, 5 होगी। वैलेंसी का मतलब है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल फॉर फॉर्मेशन ऑफ बॉन्ड, तो यहाँ पे 5 अवेलेबल है, तो क्या होगा इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5 होगा। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5 है। अब एक फॉर्मूला आप लिख के रखो, हम लिखेंगे x इक्वल टू ½ इंटू, ध्यान से देखना, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, इसके साथ क्या जोड़ेंगे, नंबर ऑफ नेगेटिव चार्जेस। अगर कोई नेगेटिव चार्ज उस मॉलिक्यूल में है, पूरे मॉलिक्यूल में, इसको जोड़ेंगे, माइनस नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्जेस। अगर उसमें कोई पॉजिटिव चार्ज है तो उसको घटाएंगे, प्लस नंबर ऑफ मोनोवैलेंट एटम। मोनोवैलेंट एटम कितने हैं वो जोड़ेंगे। मोनोवैलेंट एटम का मतलब है जो बस एक ही बॉन्ड बना सकता है, जैसे कि हाइड्रोजन, जैसे कि क्लोरीन, जैसे कि फ्लोरीन। तो यहाँ पे अप्लाई करते हैं, देखते हैं क्या बनता है, हाफ। नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है, 5 है फास्फोरस के केस में। कोई चार्ज है नेगेटिव, नहीं। कोई पॉजिटिव चार्ज है, बिल्कुल नहीं। कोई मोनोवैलेंट एटम है, हाँ, 3 मोनोवैलेंट एटम दिख रहे हैं हमको, यहाँ पे +3 कर देते हैं। तो 5 + 3 कितना हुआ, 8 को 2 से डिवाइड करेंगे, आया 4। तो x के कुछ वैल्यूज़ के लिए, जैसे कि x का वैल्यू अगर 2 है तो हाइब्रिडाइजेशन होगा sp। अगर x का वैल्यू 3 है हाइब्रिडाइजेशन होगा sp3। अगर x का वैल्यू 4 है तो हाइब्रिडाइजेशन sp3, यहाँ पे sp2 होगा अगर x का वैल्यू 3 है। अगर x का वैल्यू 4 है तो हाइब्रिडाइजेशन होगा sp3। अगर x का वैल्यू 5 है हाइब्रिडाइजेशन sp3d एंड सो ऑन, ऐसे ही बढ़ता रहेगा। x का वैल्यू 6 है तो हाइब्रिडाइजेशन होगा sp3d2, ऐसे बढ़ता रहेगा। मैक्सिमम sp3d3 तक ही जा सकता है। तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, x के वैल्यू के ऊपर डिपेंड करके हम हाइब्रिडाइजेशन निकाल सकते हैं बड़े आराम से। x का मतलब क्या होता है, x का मतलब होता है नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स x का मतलब होता है, उसी के ऊपर डिपेंड करके हमने टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन निकाल लिया। ये कैसे निकाला, किस कॉन्सेप्ट के ऊपर बेस करके निकाला, ये जब केमिकल बॉन्डिंग पढ़ेंगे क्लियर ऑफ बेसिक सीरीज में, उसमें हम ये बातें डिटेल में डिस्कस करेंगे। फिलहाल आप ये जान के रखो बस। तो ये जो टेक्निक है हाइब्रिडाइजेशन निकालने का, ये सबसे ईजी एंड सबसे इफेक्टिव है। वैसे तो कम से कम 5 या 6 टेक्निक्स है, आप बुक खोल के देखोगे तो अलग अलग बुक में अलग अलग तरीके से हाइब्रिडाइजेशन निकालना सिखा दिया है। तो अब 1 या 2 तरीके, आप 2 ही तरीके सीखोगे, इसमें से ये सबसे ज़्यादा इफेक्टिव है।
तो दोस्तों यहाँ पे X का जो वैल्यू है आया था 4, यानी हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, sp3, हाइब्रिडाइजेशन हुआ sp3। तो X का वैल्यू अगर 4 है, यानी नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल अगर 4 है, तो जो फॉस्फोरस है यहाँ पर जो सेंट्रल एटम है, तो 4 सिग्मा बॉन्ड तो बनाएगा ही बनाएगा, 4 सिग्मा बॉन्ड बनाएगा ही बनाएगा, क्योंकि जितने हाइब्रिड ऑर्बिटल होते हैं उतने ही सिग्मा बॉन्ड बनते हैं। तो 4 सिग्मा बॉन्ड बनाएगा। अब पाई बॉन्ड है कि नहीं वो आगे देखना है हमको। अब देखो फास्फोरस की वैलेंसी हमने कितना निकाला, यहाँ पे फास्फोरस की वैलेंसी क्या होगी, या तो 3 होता है या 5 होता है। 3 को तो क्रॉस कर चुके ऑलरेडी, 4 बॉन्ड बना ही चुके हैं ड्यू टू sp3 हाइब्रिडाइजेशन। तो 3 तो नहीं हो सकता, क्या हो सकता है, 5 हो सकता है वैलेंसी, यानी वन ऑफ द बॉन्ड विल बी डबल बॉन्ड, एक पाई बॉन्ड भी आ जाएगा और उसको डबल बॉन्ड बना देगा। तो अब बताओ बाकी क्या बचा, H और O बचा। यहाँ तो H तो बैठ नहीं सकता क्योंकि H मोनोवेलेंट होता है, H सिंगल बॉन्ड बनाता है। यहाँ पे क्या बैठेगा आके, ऑक्सीजन बैठेगा। ये रहा ऑक्सीजन। कितने ऑक्सीजन अब बचे, 3 ऑक्सीजन बचे। बॉन्ड्स कितने हैं, और 3 बॉन्ड ही दिख रहे हैं, तो तीनों प्लेस में एक एक ऑक्सीजन डालेंगे हम। अब क्या बचा, ये जो ऑक्सीजन है इसकी वैलेंसी है 2, इसकी वैलेंसी 2, इसकी वैलेंसी 2। कितने बॉन्ड बना रहे हैं ये, एक बॉन्ड बना रहे हैं। तो एक और बॉन्ड बनाएगा, ये भी बनाएगा, ये भी बनाएगा, ये भी बनाएगा। तो वो बॉन्ड किसके साथ होगा, हाइड्रोजन के साथ होगा, क्योंकि हाइड्रोजन भी तो 3 ही बचे हैं ना, तो हाइड्रोजन के साथ होगा। तो ये जो चीज़ बना, ये जो स्ट्रक्चर बना, ये बना आपका H3PO4 का स्ट्रक्चर। उम्मीद करता हूँ आपको समझ आया होगा, बड़ा आसान है। अगर समझ नहीं आया फिर से रिवाइंड करो, फिर से देखो, बहुत इंपॉर्टेंट टेक्निक है ये। इसको आगे एक्सटेंसिवली हम अप्लाई कर सकते हैं किसी भी मॉलिक्यूल में, ऑलमोस्ट किसी भी मॉलिक्यूल में अगर P ब्लॉक में प्रेजेंट हो तो। अब देखिए इससे और क्या क्या हमको इन्फॉर्मेशन मिल रहा है ये स्ट्रक्चर से। ये जो H3PO4 है, इस स्ट्रक्चर से पता चल रहा है कि 3 ऐसे हाइड्रोजन है जो कि एसिडिक है, क्योंकि ऑक्सीजन के साथ लगे हुए हैं। तो ये जब निकलेंगे, H नेगेटिव होने का कोई चांसेस नहीं है। जब टूट के निकलेगा तो H पॉजिटिव बन के ही निकलेंगे ये तीनों सारे, प्रोटॉन 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 बन के निकलेगा, यानी दिस इज अ ट्राई बेसिक एसिड। ये बात तो क्लियर हो गया इस स्ट्रक्चर से। अब आगे पूछा कितने पाई बॉन्ड से, 1 पाई बॉन्ड मौजूद है, ये दिख रहा है हमको। अब पाई बॉन्ड का टाइप भी होता है, जब केमिकल बॉन्डिंग पढ़ेंगे तब ये बात डिस्कस करेंगे कि पी पाई बॉन्ड है कि पी पाई बॉन्ड है। ये बातें पूछी जाती है पेपर में, ये आगे डिस्कस करेंगे जब केमिकल बॉन्डिंग पढ़ेंगे। और क्या पूछा जा सकता है, और पूछा जा सकता है हाउ मेनी नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स आर देयर। आप बोलोगे कितने, 5 तो इधर ही हैं। देखो आप sp3 है इसलिए यहाँ पे 4 बोल के छोड़ मत देना, क्योंकि इस ऑक्सीजन का इस हाइड्रोजन के साथ भी सिग्मा बॉन्ड हो रहा है। तो फॉस्फोरस बना रहा है 4 सिग्मा बॉन्ड, 1 2 3 और यहाँ पे 1 4। और ऑक्सीजन कितने बना रहे हैं, और 3, 4 और 3 7 सिग्मा बॉन्ड बन रहे हैं। आपको बातें समझ आई होगी। इस टेक्निक से आप आराम से ये स्ट्रक्चर निकाल सकते हो किसी भी फॉस्फोरस के ऑक्सो एसिड्स का। अब फॉस्फोरस को छोड़ के सल्फर का एक एग्जांपल लेके देखते हैं कैसे सल्फर में भी ये बड़े आराम से अप्लाई हो जाता है। तो दोस्तों हम देखते हैं जो कॉमन है सल्फर का ऑक्सो एसिड H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड, वही लेके देखते हैं आज। कॉमन चीज़ें लेके देखते हैं जो ऑलरेडी आपको पता है, ये वेरीफाई हो रहा है ये टेक्निक हमारा। अगली क्लास में जो अननोन है वो भी डिस्कस करेंगे। तो अभी देखेंगे हम H2SO4 का क्या बनता है स्ट्रक्चर यूजिंग द टेक्निक दैट आई हैव डेवलप्ड। यहाँ पे S जो है इसका वैलेंसी क्या होता है, S की वैलेंसी क्या क्या हो सकती है, कई सारे हो सकती है। क्या होता है, S की वैलेंसी 2 हो सकती है, और क्या हो सकता है, 6 हो सकता है। दीज आर द मोस्ट कॉमन वैलेंसी ऑफ S। हाईएस्ट ये होता है, लोएस्ट ये होता है वैलेंसी की बात करें तो। अब चार्ज क्या होता है S का सबसे कम कॉमन चार्ज होता है -2 तो होता है, +2 होता है, ठीक है, और होता है आपका 8 +6 हो सकता है। ये मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट्स हैं सल्फर के। तो ये वैलेंसी मिल गया, ऑक्सीडेशन स्टेट हमको पता चल गया। अब इस पे
वो स्टेप्स अप्लाई करते हैं। पहला स्टेप क्या करेंगे, हाइब्रिडाइजेशन निकालेंगे। एस में वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, अब अगर एस का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिखो वही स्कूल वाले 10th वाले तरीके से अगर आप लिखो, सल्फ़र का एटॉमिक नंबर क्या होता है 16, तो लिखेंगे 2.8.6, तो इसकी वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, इसमें 6 हो गए। अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 है तो हाइब्रिडाइजेशन कैसे निकालेंगे, x का वैल्यू निकालेंगे सबसे पहले। x का वैल्यू क्या होता है, हाफ इंटू नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे कितना है 6, प्लस आप पहला वाला एग्जाम्पल जो लिखा है आपके कॉपी में ये देखो, प्लस नंबर ऑफ नेगेटिव चार्जेस, कोई नेगेटिव चार्ज नहीं है इस पूरे मॉलिक्यूल में, ऊपर -1 -2 होता तो जाके लिखते, माइनस टोटल पॉजिटिव चार्जेस इन द मॉलिक्यूल, कोई पॉजिटिव चार्ज भी नहीं है, कोई भी चार्ज नहीं है, पूरी तरह से न्यूट्रल है, प्लस नंबर ऑफ मोनोवेलेंट एटम, यहाँ पे 2 मोनोवेलेंट एटम दिख रहा है हमको, तो +2 कर देंगे, तो 6 + 2 कितना आया, 8 आया। 8 को 2 से डिवाइड करेंगे, 4 आ गया। अगर 4 आ गया, थोड़ी देर पहले ही बताया था x का वैल्यू 4 होता है तो हाइब्रिडाइजेशन sp3 होता है। कितने नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल है, 4 नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल है, x 4 है तो 4 नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल है। तो s को इधर लिख देते हैं, तो आंख बंद करके पहले 4 इधर दे देते हैं, क्योंकि 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल है तो वो 4 बॉन्ड तो शो, सिग्मा बॉन्ड तो शो करेगा। अब आप आगे अगर अच्छे से पढ़ चुके हो केमिकल बॉन्डिंग, आप बताओगे सर 4 होगा, लेकिन ऐसा तो नहीं होगा। अगर sp3 हाइब्रिडाइजेशन है वो तो टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर होगा, हाँ बिल्कुल होगा, लेकिन वो बात बाद में डिस्कस कर लेंगे। अभी बस बॉन्ड स्ट्रक्चर लिख रहे हैं, एक्चुअली टेट्राहेड्रल होगा कि वो प्लेनर होगा, क्या होगा वो बाद में डिस्कस करेंगे जब हम केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर पढ़ेंगे। यहाँ पर 4 बॉन्ड बना रहा है सिंगल बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड 4 बना रहा है बिकॉज ऑफ x का वैल्यू 4 है। अब और क्या है, वैलेंसी तो इसकी या तो 2 होती है, 2 तो क्रॉस कर चुका ऑलरेडी, 4 बॉन्ड बना रहा है, हाइब्रिडाइजेशन से मिला है हमको, 4 बॉन्ड तो बना ही रहा है मिनिमम, 2 तो क्रॉस कर चुका है, तो कितना बना सकता है, 6 वैलेंसी शो कर सकता है। अगर 6 शो कर रहा है तो इधर एक डबल बॉन्ड, इधर एक डबल बॉन्ड, हो गया इसके 6 बॉन्ड्स, 6 वैलेंसी मेंटेन हो गया। अब 6 वैलेंसी अगर मेंटेन हो गया, यहाँ और यहाँ क्या डाल सकते हैं, इस फॉर्मूले से ऑक्सीजन ही डाल सकते हैं, क्योंकि ऑक्सीजन बाइवेलेंट है, हाइड्रोजन तो डाल नहीं सकते। और कितने ऑक्सीजन बचे, और 2 ऑक्सीजन बचे और 2 बॉन्ड भी बचे, तो इधर एक ऑक्सीजन इधर एक ऑक्सीजन बन गया। लेकिन ऑक्सीजन की वैलेंसी मेंटेन नहीं हुई, कौन करेगा, हाइड्रोजन आके करेगा, इधर एक हाइड्रोजन इधर एक हाइड्रोजन, तो ये बना बच्चों आपका H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड का स्ट्रक्चर। समझ आया होगा आपको, देखो ये टेक्निक कैसे आराम से इस पे बैठ रहा है। अभी थोड़ा सा और हम क्या करेंगे, और भी थोड़े डिफ़िकल्ट एग्जाम्पल से स्टार्ट करेंगे। तो दोस्तों अब तक हमने देख लिया कि H3PO4 का स्ट्रक्चर कैसे बनाते हैं एंड H2SO4 का स्ट्रक्चर कैसे बनाते हैं। ये दोनों बहुत ही कॉमन कंपाउंड थे, इनके सल्फ़र के और फॉस्फोरस के और भी बहुत सारे ऑक्सो एसिड्स हैं जिनको डिस्कस करेंगे, जहाँ पे हमने जो टेक्निक सीखा है इसको कभी कभी थोड़ा थोड़ा मॉडिफाई करना पड़ सकता है। इनमें 1-2 स्ट्रक्चर ऐसे होंगे जिनको थोड़ा सा याद रखना पड़ सकता है, यहाँ पे थोड़ा डिफरेंट तरीके से उसको लिखा गया है या उसको एक्सप्लेन किया गया है। तो आई होप ये क्लास पसंद आया होगा, आप बने रहिए मेरे साथ, ऐसे ही और भी वीडियोस आते रहेंगे इसी ट्रिक के ऊपर, और भी इसको सॉलिडिफाई करेंगे हम और प्रैक्टिस करके अलग अलग कंपाउंड ए लेके कहाँ कहाँ ये एग्जैक्टली फॉलो होता है, कहाँ कहाँ मॉडिफिकेशन करना पड़ता है, वो सारी बातें हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास से। तो आप अगर पसंद आया तो लाइक ज़रूर करिए और बने रहिए मेरे साथ, अपना ध्यान रखिए, मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू।